डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस के अंदर रिप्रोडक्शन का अध्ययन करेंगे अपन आज। बेलेनोग्लोसस के अंदर अपन देखा जाए तो दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और इसके अलावा इसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी भी पाई जाती है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे, वो सबसे पहले गिलक्रिस्ट के द्वारा देखा गया था। वैज्ञानिक है कि गिलक्रिस्ट 1923 के अंदर सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि समर सीजन के अंदर, गर्मियों के अंदर, समर सीजन में ये जो बेलेनोग्लोसस है वो अपना टेल वाला रीजन होता है। टेल वाला रीजन का मतलब ट्रंक वाला, जो इसका जो ट्रंक वाला रीजन है उसको तोड़ता रहता है, इसको कट ऑफ करता रहता है, इसको तोड़ता रहता है। और प्रत्येक पीस जो है वो आगे जाकर के एक अलग है वो बेलेनोग्लोसस बनाता है। इस प्रकार से इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यानी जो बेलेनोग्लोसस का पीछे का भाग होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े होते रहते हैं गर्मियों की सीजन में, और वो टुकड़े जो है, वो जो पीस है, वो पीस धीरे धीरे जाकर के विंटर सीजन में जाकर के और वापस है वो एक पूरा का पूरा बेलेनोग्लोसस का निर्माण कर लेता है। प्रत्येक पीस है वो बेलेनोग्लोसस का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। मान लीजिए इसका प्रोबोसिस अलग हो गया, ट्रंक अलग हो गया, और जो कॉलर भाग है वो अलग हो गया, ट्रंक अलग हो गया। तीनों भाग अगर इसके अलग अलग हो जाते हैं तो प्रत्येक भाग के अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए प्रोबोसिस अलग हो गया तो वो प्रोबोसिस धीरे धीरे क्या करेगा, कॉलर का निर्माण भी कर लेगा और ट्रंक का निर्माण भी कर लेगा। अगर कोई भाग कॉलर अलग हुआ है तो कॉलर क्या करेगा, प्रोबोसिस का निर्माण भी कर लेगा और ट्रंक का भी कर लेगा। यानी इनके तीनों भाग में इंडिविजुअल कैपेसिटी पाई जाती है, रीजनरेशन क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है कि ये अपने आप है वो एक अलग पूरा का पूरा एनिमल का निर्माण कर लेगा अगर प्रोबोसिस अलग हुआ हो तो, और कॉलर अलग हुआ हो तो, और ट्रंक अलग हुआ हो तो इस प्रकार से इसमें रीजनरेशन की अच्छी कैपेसिटी पाई जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसमें अपन जो मेन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसका अध्ययन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देखें तो इसमें मेल और फीमेल जो गोनेड्स है वो दोनों प्रकार के गोनेड्स होते हैं, और इसके सेक्स है वो सेपरेट होते हैं। यानी ये एक लिंग ही होता है, प्रत्येक में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। लेकिन इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है, लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है। बाहर से देख करके अपन ये नहीं पहचान सकते कि ये मेल बेलेनोग्लोसस है और ये फीमेल बेलेनोग्लोसस है। इसी को अपन क्या कहते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता। अगर बाहर से किसी एनिमल को अपन अगर पहचान पाए कि ये मेल है और ये फीमेल है तो इसका मतलब उसके अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। और अगर अपन उसको नहीं पहचानते तो उसमें लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती है। तो अपन इनको देख करके बाहर से नहीं पहचान पाते कि ये मेल है या फीमेल है। बट अगर इनके गोनेड्स को अपन देखें तो उनके केवल बाहर से देख करके उनको केवल उनका कलर देख करके ये बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। बाकी बाहर से एनिमल को देख करके अपन उसको नहीं पहचान सकते कि ये मेल है या फीमेल है। यानी इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है वो नहीं पाई जाती है। इसके जो गोनेड्स है वो कहाँ मिलते हैं, देखिए ऊपर का भाग अपन ने क्या बताया था, प्रोबोसिस, और प्रोबोसिस के बाद में जो भाग बताया था वो क्या बताया, कॉलर। ये इसका कॉलर भाग होता है। और जो नीचे वाला भाग जो अपन ने बताया था वो क्या बताया था, ट्रंक। और इसके ट्रंक रीजन में क्या है, ये मान लीजिए इसका ट्रंक रीजन है, ये ट्रंक रीजन है, और ये मान लीजिए बेलेनोग्लोसस है। इस प्रकार से ये बेलेनोग्लोसस है। इसके ट्रंक रीजन को अगर अपन खोल के देखें, ऊपर वाला जो जिनाइटल रीजन है, ऊपर वाला जो जिनाइटल रीजन है कौन सा, ट्रंक का, उसको अगर खोल के अगर अपन देखें तो इस प्रकार से ये इनमें विंग लाइक संरचना होती है, जिनाइटल विंग बोलते हैं उनको। इस जिनाइटल विंग वाले पोर्शन में क्या होगा, बीचों बीच तो क्या होगी, एलिमेंट्री कैनाल। ये अपन एलिमेंट्री कैनाल दिखाई है इसकी, और इस एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ
लॉन्गिट्यूडिनल रो के अंदर क्या पाए जाते हैं, गोनेड्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल गोनेड्स पाए जाते हैं। तो ये इनकी पोजीशन है। यानी जो ट्रंक का ऊपर वाला रीजन है, हेपेटोजेनाइटल जो रीजन है, उस रीजन के अंदर जो इसकी विंग, जेनाइटल विंग वाली संरचना है, उस विंग वाली संरचना के अंदर बीचों बीच क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ क्या, लॉन्गिट्यूडिनल रो के अंदर इसके मेल और फीमेल गोनेड्स पाए जाते हैं। और प्रत्येक गोनेड से क्या होगा, एक डक्ट निकलती है, मेल चाहे वो टेस्टिस हो या ओवरी हो, प्रत्येक से एक डक्ट निकलती है जिसको अपन गोनोडक्ट बोलते हैं। इस तरीके से गोनोडक्ट निकलती है, और वो गोनोडक्ट एक गोनोपोर के द्वारा, ये प्रत्येक में से एक क्या निकलती है, गोनोडक्ट, और वो गोनोडक्ट है वो यहाँ पर जो गिल छिद्र पाए जाते हैं, गिल स्पोर पाए जाते हैं, उनके पास में आकर के गोनोपोर नामक छिद्र के द्वारा बाहर खुलते हैं, गोनोपोर्स। यानी प्रत्येक टेस्टिस और ओवरी से एक डक्ट निकलती है, गोनोडक्ट बोलते हैं उसको, और उस गोनोडक्ट का जो भारी छिद्र होता है वो कहलाता है गोनोपोर। और वो गोनोपोर इसके जहां बॉडी के साइड में गिल पोर होते हैं, उनके पास में आकर के वो एकदम सीधे डायरेक्ट है, वो प्रत्येक टेस्टिस और ओवरी से निकलने वाली गोनोडक्ट गोनोपोर के द्वारा बाहर खुलती है। तो ये इनकी एक लोकेशन होती है, और इन गोनेड्स का जो कलर होता है उसके आधार पर अपन ये बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। अब यहां से जब इस गोनेड्स के अंदर, टेस्टिस में क्या होगा, स्पर्म का निर्माण होता है, ओवा के अंदर है वो, सॉरी ओवरी है, उसके अंदर ओवा का निर्माण होता है, और दोनों में जो भी गोनेड्स, जो भी गैमेट्स बनते हैं, वो गैमेट्स है वो यहाँ इन गोनोपोर के द्वारा पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है, और उस पानी के अंदर ही क्या होगा, इसकी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है, जाइगोट। तो अपन ने यहाँ पर इसका जाइगोट दिखा रखा है यहाँ पे। अब अपन पढ़ते हैं प्री लार्वल डेवलपमेंट, क्योंकि इसके अंदर जो लार्वा पाया जाता है जिसको टर्नेरिया लार्वा बोलते हैं, और टर्नेरिया लार्वा से जो पहले का डेवलपमेंट है उसको अपन क्या कहेंगे, प्री लार्वल डेवलपमेंट। तो देखिए पानी के अंदर क्या होगा कि ये जाइगोट है इनका, इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज की क्रिया होगी, विदलन की क्रिया होगी। अब यहां पर जो विदलन है वो कौन सा है, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होता है यहाँ पे, होलोब्लास्टिक इक्वल। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, होलोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि अगर किसी जाइगोट के पूरे जाइगोट के अंदर अगर विभाजन की क्रिया हो तो अपन उसको क्या कहेंगे, होलोब्लास्टिक। जैसे कई एग ऐसे होते हैं, जाइगोट या एग ऐसे होते हैं जिसके अंदर केवल यहाँ पर जर्मिनल डिस्क होती है, इस जर्मिनल डिस्क के अंदर ही क्लीवेज की क्रिया होती है, तब अपन उसको क्या कहेंगे, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पूरे के पूरे जाइगोट में वो विदलन की क्रिया होती है इस प्रकार से। तो क्या होगा, पूरे के अंडे के अंदर विदलन की क्रिया होगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे, होलोब्लास्टिक क्लीवेज। और होलोब्लास्टिक के साथ में वो इक्वल भी है, कुछ हद तक वो इक्वल क्लीवेज है। इसलिए इक्वल का मतलब जो सेल बनेगी, जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो सेम साइज के बनेंगे, एक ही आकार के बनेंगे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इक्वल। तो कंप्लीट अपन उसको क्या बोलेंगे, क्लीवेज को होलोब्लास्टिक इक्वल, यानी पूरे अंडे के अंदर विदलन की क्रिया, और वो भी जो आगे जाकर के ब्लास्टोमियर या जो सेल बनती है वो समान साइज की बनती है, तब इसको अपन इक्वल बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये विदलन की क्रिया होती रहती है, इसके अंदर खूब सारी कोशिका बनती है, खूब सारी कोशिका बनती है, तो एक गेंद के समान संरचना बन जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, मोरुला। ये मोरुला बन गया इसका, मोरुला। इस मोरुला के अंदर क्या होगा, इस मोरुला के बाद में क्या होगा कि जितनी भी सेल है, पहले एक गेंदनुमा है जिसके अंदर खूब सारी सेल्स है, लेकिन बाद में क्या होगा, ये सारी की सारी सेल है वो एक लेयर में रूपांतरित हो जाती है। इस प्रकार से एक लेयर बन जाती है, बीच में एक कैविटी रह जाती है जिसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोसिल। इसका मतलब अब ये क्या बन गया, ब्लास्टुला। यानी पहले बनता है मोरुला, और मोरुला के बाद में उसमें एक कैविटी बन जाती है जिसका नाम है ब्लास्टोसिल, और इस प्रकार से एक बनता है मोरुला। ये मोरुला लगभग 12 से लेकर के और 15 घंटे के अंदर, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में 12 से 15 घंटे के अंदर इस प्रकार से इसके अंदर ब्लास्टुला बन जाता है। और ब्लास्टुला के अंदर फिर क्या होगा, इन्वेजिनेशन की क्रिया, ये लगभग 12 से लेकर के 24 घंटे के अंदर क्या होगा, इस जो ब्लास्टुला बना है उसमें इन्वेजिनेशन की क्रिया होगी, अंतर्वलन की क्रिया होगी।
यानी ये जो बाहर अपने को लेयर दिखाई दे रखी है सेल की, उनमें क्या होगा, इन्विजिनेशन होगा, अंतर्वलन होगा। तो अंतर्वलन होने से क्या होगा, एक कैविटी तो पहले से है ही ब्लास्टोसिल, और एक कैविटी का और निर्माण हो जाएगा जिसका नाम है आर्केंट्रोन, और यहाँ वो जो छिद्र बाकी रह जाएगा उसका नाम क्या है, ब्लास्टोपोर। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया, गेस्ट्रुला। स्टार्टिंग में अपन ने क्या बनाया, मोरुला, जिसमें खूब सारी सेल है, सारी सेल एक लेयर में रूपांतरित होकर के बीच में कैविटी बन जाती है, जिसको अपन ने क्या कहा, ब्लास्टोसिल कैविटी को, और ये पूरा का पूरा क्या है, ब्लास्टुला, जिसको सिलोब्लास्टुला भी बोलते हैं। सिलोब्लास्टुला वो होता है जिसके बीचों बीच एकदम कैविटी होती है, तो उस प्रकार के ब्लास्टुला को ऊपर क्या बोलते हैं, सिलोब्लास्टुला। और इस सिलोब्लास्टुला के अंदर अंतर्वलन की क्रिया होती है, जिससे कुछ कोशिकाएं अंदर धस जाती है और एक आर्केंट्रोन का निर्माण हो जाता है, एक दूसरी कैविटी का निर्माण हो जाता है, जिसको अपन आर्केंट्रोन बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो संरचना बनती है उसको क्या बोलते हैं, गेस्ट्रुला, जो कि लगभग 24 फर्टिलाइजेशन के बाद में 24 घंटे के अंदर ये बन जाता है। तो ये यहां तक का डेवलपमेंट अपन ये कह सकते हैं कि ये प्री लार्वल डेवलपमेंट है। इसी को अपन ने आगे थोड़ा सा विस्तार में चित्र बनाया। यहां पर देखिए, ये जो बाहर की लेयर है वो बाद में क्या, एपिडर्मिस में कन्वर्ट हो जाती है, और इस एपिडर्मिस की थोड़ा सा ऊपर की साइड के अंदर थोड़ी थिकनिंग होती है, मोटी एपिडर्मिस होती है, तो एपिकल थिकनिंग दिखाई है अपन ने यहाँ पे। और इसके नीचे जो आर्केंट्रोन है वो रूपांतरित होगी दो कैविटी के अंदर। देखिए ये आर्केंट्रोन, और एक कैविटी और बन गई जिसका नाम क्या है, प्रोटोसिल। प्रोटोसिल, ये वही प्रोटोसिल है जो आगे जाकर के सिलोम की प्रोबोसिस का सिलोम बनाएगा। क्योंकि अपन ने यहाँ पर सिलोम में बताया था कि वेलोनोग्लोसस के अंदर सिलोम की 5 कैविटी होती है, एक प्रोबोसिस के अंदर, 2 कॉलर के अंदर और 2 ट्रंक के अंदर। कई बार अपन उसको अलग अलग सिलोम भी बोलते हैं, प्रोबोसिस का सिलोम अलग है, कॉलर के 2 सिलोम अलग है, और ट्रंक के 2 सिलोम अलग है, लेकिन वो 5 कैविटी है सिलोम की। तो ये फर्स्ट बन गया प्रोटोसिल, और ये प्रोटोसिल क्या होगा, आगे जाकर के प्रोबोसिस का सिलोम बनाएगा। और ये आर्केंट्रोन है जो कि बाद में मॉडिफाई होकर के डेवलप होकर के क्या बनाएगा, गट बनाता है, एलिमेंट्री केनाल या गट बनाता है। तो यहां पर देखिए अपन ने इसी चीज को वापस थोड़ा सा सेलुलर डायग्राम में दिखाया कि ये देखिए ये प्रोटोसिल, ये इसको थोड़ा बड़ा करके ये प्रोटोसिल दिखाया यहाँ पे, और इसके बाद में ये आर्केंट्रोन। और जो एपिकल थिकनिंग होती है, जो एपिडर्मिस की जहां थिकनिंग है उसको अपन ने क्या बोला, एपिकल थिकनिंग, और उसके ऊपर खूब सारे सीलिया निकल आते हैं। तो एक तरीके से टफ्ट है ये, किसका, सीलिया का, एपिकल टफ्ट, इसको सीलियर ऑर्गन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा ऊपर जो अपन ने दिखाया वो क्या है, प्री लार्वल डेवलपमेंट है। प्री लार्वल डेवलपमेंट यानी लार्वा के बनने से पहले का डेवलपमेंट है। अब अपन पढ़ते हैं लार्वल डेवलपमेंट। इस लार्वल डेवलपमेंट में क्या होगा कि यहां पे अपन ने थोड़ा सा एक हाइड्रोपोर छिद्र दिखाया, इसको मैं आगे समझाता हूं आपको कि वो जो ये प्रोटोसिल है, ये जो प्रोटोसिल है वो ऊपर की तरफ और वेंट्रल साइड की तरफ मूवमेंट करती है, यानी ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ती है और वेंट्रल साइड की तरफ मूवमेंट करती है। तो देखिए यहां पर अपन ने प्रोटोसिल इतना बड़ा दिखा रखा है, यहां पर देखिए आप, ये प्रोटोसिल अपन ने इतना छोटा सा दिखा रखा है, ये प्रोटोसिल दिखा रखा है। क्यों, क्योंकि ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो अपवर्ड मूवमेंट करता है इसका, और थोड़ा सा वेंट्रल साइड की तरफ, तो जिससे ये खुद कैविटी छोटी रह जाएगी। तो उससे क्या होगा, ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो यहां पर स्पेस बन जाएगा, एक यहां पर एक स्पेस बन जाएगा। तो उसी स्पेस को क्या कहते हैं सॉरी, उसी स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। तो ये इसका माउथ बन गया। और इस माउथ के एकदम से अपोजिट देखिए आप, एक छिद्र और है, ये एक छिद्र और दिखा रखा है जिसका अपन नाम दिया हाइड्रोपोर। ये अपन ने क्या बताया, प्रोटोसिल, और प्रोटोसिल का छिद्र ही क्या कहलाता है, हाइड्रोपोर। यानी प्रोटोसिल के लिए अभी मैंने क्या बताया कि ये प्रोबोसिस का सिलोम बनाएगा आगे, तो ये प्रोबोसिस का सिलोम है एक तरीके से प्रोटोसिल। और प्रत्येक जो सिलोम होती है वो बाहर इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करती है, यानी प्रत्येक सिलोम है वो छिद्र के द्वारा है वो बाहर खुलती है। तो अपन ने ये प्रोटोसिल का छिद्र दिखाया, हाइड्रोपोर। आप इसको प्रोबोसिस केनाल भी बोल सकते हो, प्रोबोसिस पोर भी बोल सकते हो। तो ये हाइड्रोपोर, क्योंकि पानी में जब ये जंतु पानी में होता है तो पानी
का कम्युनिकेशन इस प्रोटोसील से होता है, अंदर पानी यहाँ से प्रवेश कर सकता है इससे सीलोम के अंदर। तो ये क्या है इसका हाइड्रोपोर। ये अपन ने एपिकल टफ्ट दिखाया। अब देखिए यहाँ केवल आर्केंड्रोन है, और अब देखिए यही आर्केंड्रोन डेवलप होकर के देखिए ये स्टमक बना दिया, ये इंटेस्टाइन बन गई, यहाँ पर एनस बन गया, माउथ यहाँ पर बनी गया। किसके द्वारा? प्रोटोसील के मूवमेंट से, अपवर्ड मूवमेंट और थोड़ा वेंट्रल साइड मूवमेंट होने से इस प्रकार से ये बन गया। और ये एपिकल टफ्ट या सीलियरी ऑर्गन है। ये अपन अब जो पढ़ रहे हैं वो लार्वल डेवलपमेंट है, यानी लार्वा कैसे बना, ये प्री लार्वल डेवलपमेंट है। यहां से यहां के बाद में देखिए ये अपन ने यहां पर एक टोर्नेरिया लार्वा दिखाया है। ये क्या है? टोर्नेरिया लार्वा। इस टोर्नेरिया लार्वा के अंदर क्या है कि पूरा का पूरा एलिमेंट्री कनाल वेल डेवलप्ड है, जिसमें इसोफेगस भी होगा, स्टमक भी होगा, इंटेस्टाइन भी होगा, और नीचे इसके अंदर एनस भी होगा। तो यहाँ पर अपन एनस दिखा रखा है, इंटेस्टाइन और स्टमक। इसके साथ में यहाँ पर अपन ने क्या दिखा कि एपिडर्मिस है वो क्या बनाती है? एपिकल टफ्ट। तो ये इस प्रकार से एपिकल टफ्ट भी पाया जाता है। और दो संरचना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पाई जाती है। ये जो टर्नेरिया लार्वा है, इसका लार्वा का नाम क्या है? टर्नेरिया लार्वा। इस टर्नेरिया लार्वा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक सर्कल में मूवमेंट करता है। तो एक सर्कल में मूवमेंट करने से इसका नाम क्या है? टर्नेरिया लार्वा। ये एकदम से क्लियर संरचना है और ग्लोसी स्ट्रक्चर है, ओवल है, ये अंडाकार दिखाई देता है, और इसकी साइज लगभग 3 mm के करीब होती है, 3 mm इसकी साइज होती है। तो ये क्लियर है, ग्लोसी है और ओवल शेप है, और इसकी साइज लगभग 3 मिलीमीटर के करीब होती है, और इसमें पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल विकसित होती है। इसके अलावा दो संरचना इसमें और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे अपन ने ये जो संरचना दिखा रखी है, ये इसका सीलियरी बेंड है। इसमें दो प्रकार के बेंड पाए जाते हैं। एक तो सीलियरी बेंड पाया जाता है, एक होता है टीलोट्रोन्स। तो ये सीलियरी बेंड है वो आगे की तरफ होता है, माउथ वाले पोर्शन की तरफ होता है, और इस माउथ वाले पोर्शन से थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो इसको प्रीओरल सर्कल भी बोलते हैं इसको। तो ये सीलियरी बेंड है, और इसके सीलिया वो बहुत छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो कि भोजन को ग्रहण करने में हेल्प करते हैं। तो ये इसके अंदर सीलियरी बेंड है। दूसरा बेंड है जो अपन ने इसके एनस के जो सामने होता है, जिसका नाम क्या दिया? टीलोट्रोन्स। ये टीलोट्रोन्स है, और इस टीलोट्रोन्स के अंदर सीलिया वो थोड़े लंबे सीलिया पाए जाते हैं। इसके अंदर लंबे सीलिया होते हैं, और ये लंबे सीलिया क्या करते हैं? इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर टोर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। अब क्या होगा? नेक्स्ट चीज अपन जो पढ़ेंगे वो क्या है? मेटामॉर्फोसिस। इस टर्नेरिया लार्वा के अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है, और ये जाकर के अडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये फ्री स्विमिंग लार्वा है, पानी के अंदर तैरता प्लैंक्टोनिक एक तरीके से। ये पानी के अंदर तैरता रहता है और अपनी फीडिंग करता रहता है और अपनी ग्रोथ करता रहता है। इसके बाद में इसमें जब मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होगी तो धीरे धीरे क्या बनेगा? प्रोबोसिस भी बनेगा। नीचे वाला पोर्शन ग्रोथ करके है वो ट्रंक बना लेता है, और एक इसमें यहाँ बीच वाले पोर्शन के अंदर इन्वेजिनेशन की क्रिया होती है। तो ये देखिए ये अपन ने यहाँ पे दिखा रखा है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन किसमें? कॉलर वाले भाग के अंदर एक इन्वेजिनेशन की क्रिया होगी, जिससे क्या बन जाएगा? इसके अंदर कॉलर बन जाएगा। और कॉलर के साथ साथ में क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए अपन ने दो क्या दिखा रखे, फर्स्ट एंड सेकंड गिल पोर। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड गिल पोर भी बन गया इसके अंदर। यहाँ पर अपने देखो ये सीलियरी बेंड, प्रोबोसिस में ये सीलियरी बेंड भी दिखा है, और नीचे वाले पोर्शन के अंदर जो दूसरा बेंड होता है, सीलियरी बेंड होता है, जिसका नाम क्या है? टीलोट्रोन्स। तो ये यहाँ पर अपन ने टीलोट्रोन्स दिखा है। ये इसका ट्रंक वाला पोर्शन है, ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है। इस तरीके से यहाँ पे दो जगह इसके अंदर क्या होगा? इन्वेजिनेशन की क्रिया होगी, संकीर्णन की क्रिया होगी, जिससे क्या होगा? इसमें दो जगह संकीर्णन की क्रिया, जैसे एक अपन ने यहाँ दिखाई है, इस तरीके से दो होगी, एक यहाँ पे और एक नीचे। तो ये संकीर्णन की क्रिया हुई तो प्रोबोसिस अलग हो गया, और यहाँ कॉलर वाले भाग में होगी तो ये ट्रंक वाला भाग है वो नीचे अलग संकीर्ण से कॉलर वाला भाग बन जाता है। और इस प्रकार से अपन इसका और आगे का डेवलप्ड स्टेज देखें तो इसमें प्रोबोसिस बन गया, कॉलर बन गया और ट्रंक वाला भाग बन गया। गिल स्लिट्स जो यहाँ पर अपन ने दो दिखा रखे, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़कर के है वो
ज्यादा हो जाती है और धीरे धीरे इसमें बक्कल डाइवर्टिकुलम है वो भी डेवलप हो जाता है। तो ये लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस करता है उस समय क्या करेगा, पानी के पेंदे के अंदर ये मूवमेंट करके पानी के पेंदे में जाकर के एक जगह पर फिक्स हो जाता है और फिर इसके अंदर ये मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है कि धीरे धीरे इसके अंदर क्या होगा, दो संकीर्णन होंगे, इन्विजिनेशन होंगे, जिससे कॉलर वाला भी भाग बन जाएगा और ट्रंक वाला भाग भी अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर तीनों भाग बन जाते हैं और धीरे धीरे बाद में लास्ट में जाकर के क्या बनता है इसका बक्कल डाइवर्टिकुलम, जिसको अपन नोटोकॉर्ड कहते हैं, जो कि प्रोबोसिस वाले भाग में होता है। तो ये भी बाद में है वो इस प्रकार से डेवलप हो जाती है। तो ये बक्कल डाइवर्टिकुलम है। इस प्रकार से बेलेनोग्रासस के अंदर रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है जिसमें अपन ने तीनों प्रकार के बताए, एसेक्सुअल भी बताया जो कि गिलक्रिस्ट ने है वो ऑब्जर्व किया था, जिसमें पीछे वाला भाग जो होता है वो गर्मियों में टूटता रहता है और एक नया बेलेनोग्रासस बनाता रहता है। तो एसेक्सुअल रीजनरेशन में इसके तीनों भाग के अंदर कैपेसिटी होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक के अंदर, और वो भाग है वो प्रत्येक एक भाग है, जैसे प्रोबोसिस अलग हो गया तो वो ट्रंक भी बना लेता है और कॉलर भी बना लेता है। तो रीजनरेशन की कैपेसिटी फुल पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल रो के अंदर गोनेट्स होते हैं और वो गोनेट्स एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ और जो जिनाइटल विंग होते हैं उसके अंदर वो पाए जाते हैं और इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है वो एब्सेंट होता है। और ये गोनेट्स एक गोनोडक्ट के द्वारा बाहर खुलते हैं। जो बाहर खुलते हैं उस छिद्र का नाम क्या है, गोनोपोर, जो कि गिल छिद्र के पास में आकर के खुलता है और अपने गैमेट्स जो है वो पानी के अंदर डाल देते हैं और क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसके अंदर और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होकर के जाइगोट बनता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है उसके अंदर, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होता है कि जो कोशिका बनती है वो सारी की सारी समान साइज की बनती है और पूरे अंडे के अंदर विदलन की क्रिया होती है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। तो इस प्रकार से इसके अंदर सबसे पहले मोरुला बनता है, मोरुला से ब्लास्टुला और ब्लास्टुला से क्या बन गया, गेस्टुला, और इस गेस्टुला में आर्केंड्रोन बन जाती है और प्रोटोसिल बन जाती है। ये आपने प्रोटोसिल दिखाई है और ये आर्केंट्रोन ग्रोथ करके पूरी की पूरी क्या बनाती है, एलिमेंट्री कैनाल, जो अपने यहाँ पे स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनस दिखा रखा है। और इस प्रोटोसिल में मूवमेंट की वजह से खुद छोटी हो जाती है और एक छिद्र डेवलप हो जाता है जिसका नाम माउथ है और ये खुद प्रोटोसिल बाहर खुलती है एक पोर के द्वारा जिसका नाम क्या, हाइड्रोपोर। और उसके बाद में इस प्रकार से ये टर्नेरिया लार्वा बनता है जो कि वेरी क्लियर है, ग्लोसी है, ओवल शेप होता है और 3 mm साइज का ये टर्नेरिया लार्वा होता है जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल होती है और दो प्रकार के अपन ने बेंड बताए, सिलियरी ब्लेड और टीलोट्रोन्स बेंड बताए। ये वाला बेंड जो है जिसके अंदर सीलिया होते हैं वो भोजन को अंदर ग्रहण करने में हेल्प करते हैं और टीलोट्रोन्स के अंदर सीलिया बड़े होते हैं जो कि इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और इसके ऊपर की साइड में क्या है कि ये दो आई या ओसेलस भी डेवलप हो जाती है और ये फ्री स्विमिंग लार्वा है जो कि पानी के अंदर प्लैंक्टोनिक है, ये प्लैंक्टोनिक फीडर है, ये पानी के अंदर तैरता रहता है। और जब इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होगी तो ये पानी के अंदर सिंक करके और नीचे पैंदे में बैठ जाता है और इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है जिससे धीरे धीरे क्या होगा, इसमें संकीर्णन की क्रिया होती है और प्रोबोसिस बन जाता है, ट्रंक बन जाता है और कॉलर बन जाता है और ट्रंक बन जाता है। और इसके अंदर सील जो गिल पोर है वो स्टार्टिंग में प्रारंभ में 2 बनते हैं और धीरे धीरे जाकर के संख्या में वो बढ़ जाते हैं और एक दिन इसके अंदर बक्कल डाइवर्टिकुलम भी विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बेलेनोग्रासस का रिप्रोडक्शन है। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक्स।